शेखर एक जीवनी भाग एक प्रकृति और पुरुष। अब तक हमने देखा कि शेखर जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के वातावरण का वर्णन हमने पिछले भाग में देखा था। अब आगे तब एक दिन माँ को एकाएक याद आया कि संसार में उनके अलावा भी कोई बसता है और उन्होंने मिलने की ठानी। शेखर के पड़ोस में उस बिखरे हुए पहाड़ी इलाके में 5-5 मील का पड़ोस होता था। एक मद्रासी परिवार रहता था। उसके वयस्क प्राणियों को शेखर देख चुका था। वे एक आध बार मिलने आए थे। विदेश में शिक्षा पाकर उन्होंने सीखा था कि संसार यदि पृथ्वी पर फैला हुआ नहीं तो कम से कम अपने घर की परिधि से अधिक ही विस्तृत है, और उन्हीं की इस भेंट को लौटाने के लिए माँ उनसे मिलने जा रही थी। शेखर को साथ जाने की आज्ञा मिली थी क्योंकि जिनके यहाँ जाना था वे हिंदी नहीं जानते। शेखर की माँ उनकी भाषा नहीं जानती थी, न अंग्रेज़ी। न्यूनता का भूखा शेखर खुशी खुशी साथ चल पड़ा। वे वहाँ पहुँच चुके हैं। यूकलिप्टस के वृक्षों का एक छोटा सा कुंज पार करके वे उनके बंगले में घुस आए हैं और प्रारंभिक परिचय इत्यादि हो चुका। जब वह और उनके माँ बंगले के बाहर लगे हुए तख्ते पर बंगले का नाम गरुड़ नीड़ पढ़कर भीतर घुसे तब उन्होंने देखा बंगले के सामने घास पर गृह स्वामिनी बैठी और उसके पास एक युवती, और इन दोनों से कुछ दूर पर मटर के बेलों के मध्य में खड़ी एक लड़की फूल तोड़ रही है। पैरों की आहट सुनकर उसने चौंक कर नवागंतुकों की ओर देखा, फिर जल्दी से अपने खुले बालों में अटके हुए फूल को छिपाती हुई अंदर भाग गई। तब दोनों बैठी हुई स्त्रियां उठी और स्वागत को बढ़ आई। किसी तरह परिचय हो ही गया, क्योंकि परिचय प्राप्त करने के लिए अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, वह तो मुस्कुरा भर देने से हो जाता। सब लोग भीतर चले गए। एक सजे हुए कमरे में बैठे माँ कुर्सी पर बैठी हैं। पुत्र उसके पास ही खड़ा है, यद्यपि उसे कुर्सी दिखाकर बैठने का इशारा किया जा चुका। गृह स्वामिनी अंगीठी के पास लकड़ी के चौखट पर बैठी है, युवती उसके पुत्री फर्श पर, और सब चुप हैं। गृह स्वामिनी प्रतीक्षा में है, पुत्री इसलिए कि उसका कोई कर्तव्य नहीं, माँ इसलिए कि वह अंग्रेजी नहीं जानती, पुत्र पर ही आशा लगाए बैठी है, और पुत्र इसलिए कि इस नए संसार की अत्यधिक न्यूनता में उसे कुछ भी कहने को नहीं मिलता है। वह कभी अपने पैरों की ओर देखता, कभी उसे अत्यंत भद्दे जान पड़ते, तब वह दाहिने पैर को बाएं पैर की ओर और बाएं को दाहिने के पीछे छिपाने का प्रयत्न करता, और फिर यह सोचकर कि सब लोग मेरे उज्जड़पन पर हंस रहे होंगे अपने को कोसता। कभी अपने हाथों की ओर देखता तो वे उसे बहुत बड़े बड़े बेहुदा और निकम्मे जान पड़ते। वह एक हाथ से दूसरे को पकड़कर सोचता कि इन्हें कहीं छिपा दूं या काट डालूं, और कभी उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर जाता तो संसार में कभी किसी ने ऐसे भद्दे कपड़े नहीं पहने होंगे। अपने खड़े होने की ढंग की ओर ध्यान जाता तो ऐसा खड़ा है जैसे किसी सर्कस का जिराफ, और यह सोचकर वह धम से बैठ जाता। गृह स्वामी उसकी ओर देखती तो सोचता कि यह सोच रही है कि इस जंगली को बैठना भी नहीं आता। अभागा बेचारा और अभागी व्यसंदी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ बात चली न देखकर गृह स्वामी ही एक चेष्टा करती है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जिस घोर मन शांति को लगाकर उसने उत्तर में कहा, मैं घर ही पढ़ता हूँ। उसकी कोई क्या कल्पना करेगा? कोई परीक्षा दोगे? उत्तर में एक शब्द, और वह सोच रहा है कि यह शब्द भी बहुत है, मैट्रिक। तब उसकी माँ पूछती वे क्या कर रही हैं, और वे बताने लगता। उसे क्षण भर जीवन मिल जाता है। एक दूसरा स्वर कहता, बिना स्कूल गए परीक्षा दी जा सकती है? उस युवती का प्रश्न है। हाँ। एक तीसरा स्वर कहता, अरे यह कैसे? मैं चौंक कर देखा। कमरे में उस लड़की ने प्रवेश किया जो बाहर फूल तोड़ती हुई भाग आई गई थी। वह एक बार बड़ी खुली हुई आंखों से जल्दी जल्दी उसे देख जाता है, कहीं आंखें न मिल जाएं, और फिर अपने पैरों की ओर देखने लगता है। भद्दे पैर, अपने हाथों की ओर निकम्मे हाथ। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उसकी माँ कहती है, यह मेरी लड़की है शारदा। पर किसी के कुछ कहने से पहले ही वह अपना प्रश्न दोहराती है, बिना स्कूल जाए परीक्षा कैसे दी जा सकती है? थोड़ी देर के मौन के बाद उसे ध्यान आता है, इस प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया गया। यह अशिष्टता है। यह बात सोचकर वह और भी घबरा जाता और उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ हो जाता। तब वह कहती, क्या सोच रहे हो? उत्तर क्यों नहीं देते? कैसी बेहया है ये लड़की, मैं उत्तर नहीं दे रहा तब भी इतने प्रश्न पूछती जा रही है। यही सोचते हुए वह देखता है कि लड़की के वेष्टन में भी लज्जा नहीं है। उसके अभी तक कुछ गीले बाल जो बाहर खुले हुए थे अब एक रेशमी रिबन में बंधे हैं। शरीर पर वह एक सफ़ेद कुर्ती पहने हैं और एक एड़ियों से ऊंचा सफ़ेद लहंगा या पेटीकोट
और वह बिल्कुल नीरज कौतूहल से उनकी ओर देख रही, ऐसी दृष्टि से जो उसे अधिक व्यस्त करती जा रही थी और क्रोध भी दिलाती जाती थी। और इस अवकाश में सब चुप हैं। माँ शेखर से पूछती, ये क्या कह रहे हैं? तो वह अपनी चुप्पी छिपाने के लिए टालते हुए धीरे से कहता, कुछ नहीं। माँ भी तो माँ है, वह समझती हैं। बेटे से पूछती, शर्मीले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और कहते ही वह समझ जाता और अपने को कोसने लगता। और उसकी माँ मुस्कुराकर उसकी ओर उंगली उठाकर कहती, यह शाई है। वे सब समझी और हंस पड़ी, पर अभी उसने उसके अपमान का प्याला नहीं भरा। अभी उसकी धूल में पड़े हुए शरीर को दोहरा भी जाएगा। शारदा हंसकर उसकी ओर देखती हुई कहती है, ओ गॉड ग्रेशियस, सच अ बिग सिली बॉय लाइक यू। माँ धरित्री, तू फट क्यों नहीं जाती? वह अपना अपमान नहीं सह सकता, उसे तू कैसे सह सकती है? और वह बेहा लड़की तो पता नहीं क्या कह डाले। उसे जान में जान आई। शारदा की माँ ने उसे डांटा, अवश्य चाहिए, नूतनता है, पर ऐसी बेहयाई। शारदा कुछ अप्रतिभ होकर उठी और चली गई। तब किसी न किसी तरह सभ्यता द्वारा निर्दिष्ट इस भेंट को पूरा करने के लिए बातचीत चलने लगी, पर उसका समापन अभी दूर था। शारदा फिर आई, अब की बार अपने बाएं कंधे पर भंगी की तरह वीणा रखे हुए आकर उसके पैरों से कुछ ही दूर हटकर फर्श पर बैठ गई। माँ ने बेटे से कहा, पूछो कोई वीणा बजाता है? बड़ी अच्छी लगती है। बेटा शारदा की माँ की ओर उन्मुख होकर कहता है, पूछती है, कोई वीणा बजाता है? बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, शारदा बजाती। वह चुप। इसके बाद वार्तालाप की स्वाभाविक गति क्या प्रेरणा करती वह नहीं सोचता। शारदा से प्रार्थना करने का, कुछ भी कहने का काम उससे नहीं होगा। शारदा हंसती है, वीणा की तारें कांपने लगती है। उसका आत्मसम्मान कहता है यह अपनी मुखरता पर लज्जित है। उसकी बुद्धि कहती है अपनी माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है। यह वह संधि के दिन थे, तभी तो। नहीं तो शारदा वह समझता कि ये दोनों ही कारण नहीं, कारण है स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसका अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य, जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई। क्या कुछ छिपा हुआ है जो फूट निकला है वीणा के झंकृत तारों में से। सिनेमा की क्रमश केंद्रित हुई स्पॉटलाइट की भांति उसके हृदय की भावनाएं संसार के विस्तार से सिमटकर एक छोटे से बिंब पर केंद्रित हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे उस पर से भी हट जाती, अंधकार में कहीं खो जाती हैं, बह जाती। वह बिंब है शारदा के अधबिगे रिबन से बंधे हुए केशों का एक गुच्छ, जो उसके कंधे से फिसलकर उसके कान के नीचे छिपने का प्रयत्न कर रहा है। उसे देखते ही वह अनुभव करता है संगीत की जिस लहर में वह बह जा रहा है, वह एक कोमल सफ़ेद धुएं की भांति पहाड़ से टकराकर भागते हुए नए बादल की भांति, और उसमें शारदा के शरीर से उड़ती हुई एक सुरभित भाप मिल रही और केशों का गीला गीला सौंधा सौंधा सौरभ। उसे जान पड़ता उसे एक धनपुंज ने उन दोनों को घेर लिया है। उसे जान पड़ता शारदा के केशों का सौरभ उसके सारे शरीर को एक स्नेह भरे स्पर्श से छू जा रहा है, किंतु जहाँ वह छूता है शरीर झुलस जाता और वह उन असुगंधित केशों के स्वाभाविक सौरभ को पी रहा, उसको जिसमें नीम के बोर की सी दबी हुई सुगंध आ रही और उससे उसकी अंतरात्मा जल उठती, और ऐसा जलता हुआ भी वह एक अकथ आनंद से भरा हुआ उसी बादल के साथ आकाश में बहा जा रहा। शारदा के पार्श्व में संसार पार हो चुका, अब वह बादल का टुकड़ा आकाश की सीमा को, अनंत को पार करने बढ़ा चला जाता है। उसे जान पड़ता है वह आग की लपटों की सांसें ले रहा, उसे जान पड़ता उसका दम घुट रहा, और वह देखता रहा शारदा के बालों के उस उद्दंड गुच्छों की ओर, एक अनंत को पार करके अनंत के पार तक। पर लंबी से लंबी यात्रा भी समाप्त होती है। वह रुक गया, कहाँ पहुँच गया? वीणा भी चुप हो गई। शारदा तनिक घूम कर उसकी ओर देखती है, एक चिढ़ाने वाली हंसी से जो उसे देखते ही लुप्त हो जाती है। उनकी आंखें मिलती हैं। वह जो अब इसी डर से किसी की ओर देर तक नहीं देखता कि वह जान न जाए कि कोई मेरी ओर देख रहा, आज इतने लोगों के सामने इस लड़की को देख रहा, आँख झपकाता भी नहीं, झुकाने की बात ही क्या।
पर अनंत के पार झुला देने वाले क्षण लंबे नहीं होते, दोनों एक साथ ही आंखें झुका लेते। ठीक उसी समय माँ कहती है, कहो, बहुत अच्छा बजाती है। यह तो वह मरकर भी नहीं कह सकता, शारदा से नहीं, किसी भी व्यक्ति से नहीं। माँ एक बार दबे क्रोध से उसकी ओर देखती है, पर कुछ कहने का समय तो है ही नहीं, इसलिए फिर कहती है, पूछो कौन सिखाता है। वह पूछ लेता है, गृहिणी से, मैं ही सिखाती हूँ। माँ के कहे अनुसार तो आप भी जानती हैं, थोड़ा थोड़ा। आदेशानुसार आपसे भी फिर किसी दिन सुनेंगे। और मन ही मन में, आज तो नहीं, आज के लिए बहुत सुन लिया और नहीं सुन सकता अब की बार बिना आदेश। संगीत सीखने की मेरी भी बहुत इच्छा है, पर अवसर नहीं आता, कोई सिखाने वाला नहीं। यह बिना आदेश के, क्योंकि शारदा उठकर फिर भीतर चली गई। अब भेंट समाप्त करने की तैयारी है। माँ उठ खड़ी हुई। वह चाहता है कि शारदा के लौट आने तक रुक जाए। उसे विश्वास है कि वह आएगी, पर जिस प्रकार यहाँ आते समय राय नहीं ली गई थी, उसी प्रकार अब भी नहीं ली जाएगी। जब तक वह बंगले के फाटक तक पहुँचे, उसे जान पड़ा कि किसी की शरारत भरी आंखें उसकी ओर देख रही। उसकी पीठ पर ऐसी गुदगुदी सी हुई, वह लौटकर देखता उसका भ्रम था। और एक आवाज़ उसके कान में गूंजती, सच ए सिली बॉय लाइक यू। और वह अपने घूमने की सफाई देने के लिए माँ से कहता, माँ, इस बंगले का नाम का अर्थ है गरुड़ का घोंसला। कैसा विचित्र नाम है। हाँ तो नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े पंडित उसके आगे टिक नहीं सकते। उसके अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते और डूब जाते। वैसे ही वह संधि का व्यक्ति मात्र के प्रति घृणा और विद्वेष के काल का प्रेम। जिस पहाड़ के आंचल में उसका घर है, उसकी चोटी पर से शारदा के घर के सामने वाला यूकलिप्टस वृक्षों का कुंज दिख जाता है। और उनके ऊपर बंगला तो नहीं, बंगले का कोई अंश भी नहीं, किंतु उसकी चिमनी से उठता हुआ धुआं अवश्य नजर आता है। इसलिए वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर उधर देखा करता है और बैठकर इस नूतनता पर विचार किया करता है, क्योंकि अभी तक नहीं जानता है कि उसे क्या हुआ, वह क्या चाहता। क्योंकि जब वह घर की याद, उस भेंट की याद करता, तब उसे दिखता है गृहिणी का मुख याद आता है, उसी का स्वागत। शारदा का तो कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि जब उसके सब और अत्यंत निस्तब्धता छाई होती, तब उसे जान पड़ता है कि वह कहीं से वीणा का स्वर सुन रहा है और वह उसी की तरंग में बहने लगता, उड़ने लगता है, भूल जाता 3-3 मिनट के लिए उसकी अतीन्द्रिय निर्वेद परम शून्यतवमय अनुभूति को पा लेता, जिसके क्षण भर पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। उस अनुभूति को जिसमें वह संसार से एक रस हो जाता और कुछ नहीं रहता। और जितना ज्ञान उसे उसी समाप्ति के बाद ही होता, जब तब सफ़ेद रेशमी रिबन का एक झटका उसे चौंक कर कहता है, सच अ बिग सिली बॉय लाइक यू। और इतना हो जाने पर भी वह इस भाव को शारदा के साथ नहीं संबद्ध कर पाता। अपनी औपन्यासिक ज्ञान की याद आ जाने पर वह यदि कभी सोचता है कि कहीं मैं प्रेम तो नहीं करता, तो इस प्रश्न के उत्तर में उसे एक प्रश्न मिलता है, किससे, माँ से या शारदा से। और वह उत्तर नहीं पाता और झुंझलाता है और फिर उसी शून्यत्व में खो जाता, वीणा के संगीत के भ्रम में उत्पन्न उस निर्वेद जगत में, और फिर जागता है। तब एक दिन उसे इस चिमनी का धुआं भर देखने से संतोष नहीं होता। वह खोया हुआ सा उस घोंसले की ओर चल देता जिसमें उसकी सारी भावनाएं सोती। यूकलिप्टस के कुंज में घुसकर वह एक बड़े से वृक्ष की छाया में बैठ जाता। ये पतझड़ के दिन हो रहे, इसलिए वृक्ष के नीचे लाल, भूरे और पीले पत्तों का ढेर लगा हुआ है जिस पर वह बैठा है। यहाँ से वह घोंसला दिखता है। उसके सामने एक बड़ी सी खिड़की, जिसके शीशों के भीतर एक फूलदार पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे शायद कमरा खाली है, किंतु जो कुछ पर्दे के पीछे है वह दिख सकता नहीं, कल्पना को झूठा तो कर सकता नहीं। इसलिए वह अपनी अंतर्दृष्टि से देखता है कि तीनों स्त्रियां उसी कमरे में बैठी होंगी। और फिर उड़ जाता है वीणा के स्वरों में घुली हुई अपनी कविता की उड़ान में, क्योंकि वह संधि काल में कौन नहीं कवि होता। उसके शरीर में एक बजली सी दौड़ जाती है, इस यूकलिप्टस कुंज में दूसरे सिरे कौन प्रवेश करने लगा। रूप नया, वेश नया, विन्यास नया और प्रकाश नया, किंतु बिजली की तरह दमककर चेतना कहती, शारदा। और वह लज्जा से घुला जाता कि कहीं वह उसे ऐसी परिस्थिति में देख न ले। वह पेड़ के पीछे छिपता, भागता, दम साध कर भागता और वहाँ से बहुत दूर आकर अपने घर के बाहर पहुँच कर रुकता।
तब फिर एक आवाज़ कसती है, सच अ बिग सिली बॉय लाइक यू। और मैं धीरे धीरे अपने घर के अंदर चला जाता। और उस अभागे को अब भी नहीं मालूम हुआ कि उसके जीवन में जो परिवर्तन, जो नूतनता, वह क्या किसी अपार शक्ति का अवतरण है। उसने एक नई बात सीखी। उसके पिता जिस समय दफ्तर गए होते तब दोपहर के 12-1 बजे वह अपने घर से निकलकर अपने पहाड़ की चोटी से कुछ दूर पर एक पथ के किनारे काही के बिस्तर पर बैठा रहता। उसके तपे हुए बदन को उसकी नरम शीतलता अच्छी लगती और वह इसी प्रतीक्षा में रहता कब शारदा उस पथ से होकर जाए। शारदा उस पथ से स्कूल जाती और 1 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाने पर उसी पथ से अकेले घर लौटती, जहाँ पर वह बैठकर उसकी प्रतीक्षा किया करता है। वहाँ से होकर वह लगभग 2 बजे जाती। स्कूल से वह 2 मील होगी और शारदा का घर उस स्थान से मील भर से अधिक। मैं कभी सोचता था उतनी दूर चलते चलते शारदा थक जाती होगी, यद्यपि वह स्वयं 20 मील का चक्कर यूं ही काट आता। शारदा जब वहाँ आती तब रुकती नहीं, वह भी कुछ बोलता नहीं, चुपचाप वहीं पड़ा। उसकी गति को देखा करता तब से जब पहले पहल मोड़ से निकलकर उसकी एक थकी हुई वहाँ बस्ता संभाले हुए दिखती, तब तक जबकि उसका श्वेत वस्त्र दुबला शरीर एक बड़े से बबूल वृक्ष के पीछे छिपकर अदृश्य नहीं हो जाता और उसके पदरव की प्रतिध्वनि तक चुप नहीं हो जाता। पहले वह दूर से ही उसे देखा करता था, स्वयं प्रकट नहीं होता था। पर एक दिन जब वह प्रतीक्षा करते करते सड़क के किनारे पर एक ही जगाती तंद्रा में लीन हो गया था, तब शारदा ने उसे देखा था और दबे पांव पास आकर किताबों का बस्ता उसकी पीठ पर रख दिया और वह चौंक उठा, झेप गया। फिर एकाएक साहस ने भर गया था। वह किताबें लेकर उसके साथ हो लिया था और वात्सल्य भाव से पूछ रहा था, तुम इतना बोझा लादे लादे थक नहीं जाती? इसी प्रकार चलते हुए वे शारदा के घर से कुछ ही दूर यूकलिप्टस के झुरमुट के पास तक गए थे और एक ही प्रेरणा से रुक गए। शारदा ने किताबें ले ली, फिर एक क्षणिक मौन को भंग करते हुए शरारत भरी हंसी हंसकर कहा था, द बिग सिली बॉय इज काइंड, और भाग गई थी। और वह अपने हाथ को देखता रह गया क्योंकि उसे भागती हुई शारदा का वस्त्र छू गया था। उस दिन के बाद वे नहीं बोले, किंतु उनका मुख मिलन नित्य हो जाता। वह जब उस मोड़ से निकलकर घनी छाया से अंधियारे उस काही के विस्तार के पास से होकर जाती है, तब उधर देखकर मुस्कुरा देती और चली जाती। रुकती नहीं, वह भी नहीं बुलाता। जिस दिन से उसके हाथ से शारदा का वस्त्र छू गया, उसमें एक मुख समझौता हो गया कि वह अपनी पुनरावृत्ति का अवसर न आने देंगे। यद्यपि वे शायद स्वयं नहीं जानते कि वे एक दूसरे से बचते से हैं, एक झिझक सी को छिपाते हैं। शेखर को मालूम है कि आज उसका स्कूल बड़े दिन की छुट्टियों के लिए बंद होगा। आज से 2 सप्ताह के लिए उसे शारदा के दर्शन नहीं होंगे। वह सोच रहा है कि ये 2 सप्ताह कितने लंबे होंगे जिसमें वह उसके दर्शन भी नहीं कर पाएगा। और इस विचार में वह खो गया। कविता भूल गया, कल्पना भी भूल गया, शून्य बैठा है। उसकी आंखों भी आज उस पद पर नहीं लगी। प्रतीक्षा है, किंतु शायद इस भाव ने कि वह दृश्य जरा सी देर में आंखों की ओट हो जाए, उसके ध्यान को दूसरी ओर प्रेरित कर दिया। वह आज अपने पुराने सखा परली पहाड़ी के शिखर पर लगे हुए इस आकार के वृक्षों की ओर देख रहा है और पुरानी बातें सोच रहा। वह आकर उसके शून्यतव को देखकर उसके पास खड़ी हो गई, पर उसे सुध नहीं। सुध आती जब वह पूछती, सिली क्या देख रहे हो? पर सुध में आकर वह एक दूरत्व से उत्तर देखता, उस पेड़ को देख रहा हूँ सामने पहाड़ पर। क्यों? यूं ही अच्छा लगता है, मैं वहाँ बहुत जाया करता हूँ। फिर तनिक रुक कर बोला, बड़े दिन की छुट्टियों में वहाँ जाया करूँगा। जिस कंटकमय पथ पर न जाने का उनका मूल समझौता, वह उससे बहुत निकट है। वह हटती फीके स्वर में कहती, हमारा स्कूल 5 तारीख को खुलेगा। तुम क्या करोगी? छुट्टियों में पढ़ूंगी, और मैं आजकल कविता पढ़ता हूँ। शारदा उसकी ओर स्निग्ध दृष्टि से देखती, कहीं फिर उसी पद की ओर तो गति नहीं, और कहती, मुझे तो टेनिसन की कविता अच्छी लगती। वह उसे कहने को है, मैं टासो का अनुवाद पढ़ रहा हूँ, पर उसकी एक कविता का स्मरण करके शर्माकर चुप रहता है। वह जाती, वह कहता गुड बाय, और फिर टासो की कविता का स्मरण करके मन ही मन में वन लॉन्ग गुड बाय
उसने कोई उत्तर दिया या नहीं वह नहीं सुन पाया। उसने घर की किताबें टटोल टटोल कर टेनिसन का एक संग्रह पाया, मॉड और अन्य कविताएं। टासो कहाँ पड़ा है उसे नहीं याद। वह इसी पुस्तक को लेकर अपने एस आकार वाले वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है और विमनस्क सा होकर पढ़ता है। आंखें पड़ती हैं, कान किसी शब्द की प्रतीक्षा में रहते और मस्तिष्क सोचता है वह आएगी। उसने उसे आने के लिए नहीं कहा, न शारदा ने ही कोई ऐसी इच्छा प्रकट की, पर वह 3 दिन से यही सोचकर प्रतीक्षा में है कि शायद वह आए, क्योंकि उसने उसे यह बता दिया था कि वह यही दिन व्यतीत करेगा, यानी यही प्रतीक्षा करेगा। क्या वह इतना भी नहीं समझ सकी? इसी विचार में उसके आँखों का पढ़ा हुआ भी उसके मन में समाता जा रहा है और वह चौंक कर देखता है कि वह उसी का एक छंद गुनगुना रहा है, जिसे उसकी बुद्धि ने नहीं पहचाना किंतु उसकी मनःशक्ति ने परख लिया। Come into the garden, Maud, for the black-bat night has flown, and the woodbine spices are wafted abroad, and the musk of the roses blown. Come into the garden, Maud, I am here at the gate alone. और वह आती है उतावली से, किंतु उसे बैठा देखकर ठिठकती है, रुकती है और विस्मय दिखाकर कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ? और वह घूमने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं, निरर्थक बातें करते, यद्यपि एक दूसरे की बात नहीं सुनते, इसी में प्रसन्न है कि दोनों साथ हैं। वे उस चोटी से उतरकर साथ के ही शिखर पर चढ़ते हैं। तब एकाएक न जाने कैसे उसे विचार आता है, शारदा का नाम भी एस से आरंभ होता है, और घूमकर देखता है उसका सखा एस वृक्ष वहाँ से आधा ही दिखता है। वह सहसा कहता है, एस फॉर शारदा। क्या? उस पहाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? देखो कहाँ। वह देखो, दिखता है ना एस लिखा है। नहीं तो एस तो नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं दिखता। ठहरो, मैं पेड़ पर चढ़कर दिखाता हूँ। उसने पहले बहुत बार देखा हुआ है और यदि वह पेड़ पर चढ़कर देख भी लेगा तो शारदा को नहीं दिखेगा। यह सब तर्क उसके ध्यान में नहीं आते। वह संधि के अहंकार में वह एक ही बात सोचता है कि उसके कथन की प्रामाणिकता स्वयं उनके लिए अकाट्य होनी चाहिए। वह जल्दी जल्दी पास के एक देवदारू के वृक्ष पर चढ़ने लगता है। उस वृक्ष पर चढ़ना आसान नहीं है। उसका बदन छिल रहा, पर वह रुकता नहीं, कुछ सोचता भी नहीं। काफ़ी ऊपर चढ़कर वह देखता है, अस्पष्ट दिख रहा। विजय की हुंकार की तरह वह कहता है, वह है तो लो अपने परिश्रम का पुरस्कार। वह कहती है, मैं कैसे देख सकती हूँ? पता नहीं कैसे, शारदा की डांट से या अपनेपन से, वृक्ष के दोष से या भाग्य की वामता से वह उतरते उतर फिसल कर गिरा अर्धम, और हंसने को उसके ऊपर गिरती है देवदारू की कुछ फुंगियाँ। वह पीड़ा की अनुभूति से पहले ही सर उठाकर देखता है, शारदा ने देखा तो नहीं, और वह दोनों हाथों से पेट पकड़े बड़े जोर से हंस रही है। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं कि उसका मुंह छिल गया, कि उसे चोट आई, बाई एड़ी में मोच आई, और उठकर पागल सा तीव्र गति से एक और चल दिया। शारदा हंसी भूलकर पूछती, चोट तो नहीं लगी? तो उत्तर नहीं देता, इधर आओ देखूं? तो नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? नहीं आऊँगा, और चला जा रहा है। मेरे पास नहीं आओगे? नहीं, कभी नहीं, अनंत काल तक नहीं। और चलता जा रहा, पर पहले से भी ज़रा धीमी चाल से। वह फिर हंसी है, एक कांपती हंसी, किंतु हंसी तो है, और उसकी गति फिर तीव्र हो जाती, यद्यपि पीड़ा बहुत होने लगी। संध्या। 4 दिन से शेखर वहाँ नहीं जा सका है। उसके पैर बहुत दुख रहा है, पर आज उसने निश्चय किया अवश्य वहाँ जाएगा। मुट्ठियाँ घूट घूट कर, दांत पीस पीस कर निश्चय किया है। वह घूमने के बहाने घर से निकला। एक छोटी कुल्हाड़ी उसने अपने बड़े कोट में छिपा ली और घर से बाहर तक किसी न किसी तरह बिना लंगड़ाए चला आया है। अब वह स्थिर दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखता है हुआ और काफ़ी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। वह एक बड़ा भयंकर निश्चय करने निकला। उससे क्रोध न जाने किस पर आ रहा था, किंतु उसकी इस प्रतिहिंसा वृत्ति ने क्या निश्चय किया यह वह जानता है। वह पेड़ के पास पहुंच गया। इतने समीप से उसका एस सा आकार स्पष्ट नहीं दिखता, पत्तियां और शाखें अलग अलग नजर आती हैं।